हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। तो माय डियर, जितने भी थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को पता है डेली के डेली आप लोग का जो है वीडियो आ रहा है। तो आप लोग जितना भी वीडियो हम दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, सबको कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि हम फालतू के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देना नहीं चाहते हैं और आप ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी वीडियो हम दे रहे हैं सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इसको तैयारी करते कंप्लीट करते चलिए। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे आज जो हम प्रश्न लेकर आए हैं यह हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का है, जो कि थर्ड ईयर का है, ठीक है। कल हम लोग मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी से क्वेश्चन देखे थे लॉन्ग में। आज लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड से। क्वेश्चन का नाम है, आपके सामने में क्वेश्चन देख सकते हैं, ESI। ESI का मतलब होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में लिखना है। तो देखिए, कभी कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में लिखिए, या कभी कभी आपसे पूछेगा कि राज्य बीमा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं का वर्णन करें, ऐसे भी पूछ सकता है। तो दोनों तरीक़ा से हम कंप्लीट ही क्वेश्चन को क्यों नहीं देख ले, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए हम लोग कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में देखते हैं। कर्मचारी, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी होता है, और एम्प्लॉयर मतलब तो यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉयज मतलब होता है कर्मचारी, ठीक है। स्टेट मतलब राज्य, इंश्योरेंस मतलब बीमा, और स्कीम मतलब योजना। ESIS होता है, ठीक है ना, ESIS होता है। यह जो है हमारा क्वेश्चन का, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से देखना है। इसी में देखेंगे कि जो जो कर्मचारी होता है उसको कौन कौन से जो है सुविधाएं इसके अंदर दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में, देखिएगा पूछा गया है। और मैं बार बार बता चुका हूं कि अगर आपको QB पढ़ना हो, क्वेश्चन बैंक अगर देखना हो पूरे 8 साल का फ्री में, तो आप लोग nursingyan.com पर जाइए, वहां पे क्वेश्चन आपको थर्ड ईयर वाले में मिल जाएगा। ओके, चलिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना क्या होता है, ESI स्कीम देख लीजिए। कारखानों में कार्यरत कर्मचारी की बीमारी, व्यावसायिक दुर्घटना, प्रस्तुति आदि के दौरान नगद सहायता एवं मेडिकल सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग देखते होइएगा कि जितने भी कंपनी में लोग काम करते हैं, तो उस कंपनी में जो कंपनी के मालिक होते हैं, चूँकि अगर मान गए, चूँकि यह एक जो है कानूनी और सरकार द्वारा उठाया गया कदम है। अगर मानिए सरकार कदम नहीं है अगर उठाती, तो कोई वैल्यू देता, सीधा काम करवाता, और कुछ होता तो उसको बाहर निकाल देता। तो यह जो हमारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना है, इससे होता यह है कि इससे अगर कोई व्यक्ति कोई कर्मचारी के रूप में किसी कारखाना में, किसी कंपनी में काम करता है, तो जो है उसको इसके तहत जो है उसको बीमारी कोई होता है, या फिर कंपनी में हो रहे काम से कोई दुर्घटना हो जाता है, या फिर उसके अगर वह लेडीज है तो उसका अगर प्रस्तुति होता है, लेबर है, तो इस दौरान उसे नगद सहायता और मेडिकल सुविधाएं जो है प्रदान करने के उद्देश्य से यह कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। तो ये चीज़ें समझ गए कि किन उद्देश्य के साथ इसे लाया गया, ये चीज़ समझ गए। कल कारखानों में कार्य करने वाले कर्मचारी में व्यावसायिक बीमारियों तथा दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। अब देखते होइएगा आप लोग लोहा लक्कड़, या देखते होइएगा स्टील प्लांट, लोहा प्लांट, जो भारी वजन के जो भी भारी भरकम फैक्ट्री सब है, उसमें देखते होइएगा कि उसमें जो लोग होता है उसका दुर्घटना बहुत जो है आम बात होता है। जैसे बॉयलर फट गया, रड गिर गया, तो इस सबसे लोगों का दुर्घटना हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो आप लोग समझिएगा कि ये जो है कल कारखाने में जो भी लोग कार्य करते हैं, जो भी कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनको व्यावसायिक बीमारी आप लोग को पढ़ाए हैं कि जो काम कर रहे हैं उस काम से कोई बीमारी हो जाता है तो वही व्यावसायिक बीमारी होता है। जैसे अगर कोई कोयला खदान में अगर काम करता है तो कोयला से बीमारी हो जाता है, अलग अलग कारखानों में काम करता है तो उससे भी बीमारी होता है, तो वही व्यावसायिक जो है बीमारी होता है। तथा दुर्घटना होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, बातें सही है। इनके अलावा उनमें अन्य दीर्घकालीन बीमारियां भी होने की संभावना बनी रहती है। अब देखते होइएगा कोई व्यक्ति अगर कोयला में काम करता है, पत्थर जहां पे ईंट पत्थर तोड़ा जाता है, वैसे अगर कारखाना में काम करता है, लोहा लक्कड़ कारखाना में काम करता है जहां पे लोहा को गलाया जाता हो, तो देखते होइएगा उसका कण जो है व्यक्ति के श्वास नली में बैठ जाता है, या धीरे धीरे जो है उसको ऐसा बीमारी होता है जो लंबे समय तक चलता है, ठीक है ना। तो ही कहता है कि अगर उसे व्यावसायिक बीमारी हुआ या दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा कुछ ऐसे समय होते हैं जहां पे उसके दीर्घकालीन क्रॉनिक बीमारी होने की भी संभावना रहती है इन कारखानों में काम करने से, ठीक है।
तो यदि कर्मचारी महिला है तो वह गर्भवती भी हो सकती है, ये बातें सही है। इन स्थितियों के उत्पन्न हो जाने पर कई बार परिवार के पालन पोषण में बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अब जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसका अचानक से कंपनी में दुर्घटना हुआ, मृत्यु हो गया, तो मृत्यु हो जाएगा और घर में वह अकेला कमाने वाला है, तो उसके घर में औरों का पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। या कुछ ऐसे उसको बीमारी हो गया काम करते हुए जो उसको जो है घर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, या महिला कर्मचारी जो है प्रेग्नेंट हो सकती है तो उससे जो है घर पर बैठना पड़ेगा। तो ऐसे में जो है उससे क्या होगा कि घर का पालन पोषण करने में बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, समझ गए। तो इन्हीं सब विषम परिस्थितियों में व्यक्तियों को बीमित व्यक्तियों को तथा आवश्यकता अनुसार उनके परिवारों को आर्थिक सहायता एवं मेडिकल सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ही यह योजना प्रारंभ की गई। अब विभिन्न प्रकार के, मान गया कि कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई किसी कारखाना में फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको मान गया दुर्घटना में डेथ हो गया, या मान गया जो है उससे ऐसा रोग धर लिया जो उसको लंबे समय तक चला है और वो अब काम करने में असमर्थ हो गया, घर पर बैठ गया। तो और महिला कर्मचारी है तो अगर वह प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई तो घर पर बैठना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि उसको जो है काम नहीं करेगा तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, तो वह घर पर बैठ जाएगा, तो घर का और सदस्यों का पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत कठिनाई आ जाएगी। तो ऐसे में इस योजना का यही मकसद है कि इन सभी विषम परिस्थितियों में जो भी व्यक्ति है जिनका बीमा हुआ रहता है कंपनी में काम करते हुए, तो उस बीमित व्यक्ति को जो है आवश्यकता अनुसार उनके परिवार को आर्थिक सहायता किया जाता है और मेडिकल सुविधाएं जो है प्रदान करने के उद्देश्य से यह जो है राज्य जो है कर्मचारी राज्य बीमा योजना ये स्कीम जो है लाया गया है, समझ गए, प्रारंभ की गई। तो ये चीज़ें समझ गए। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में पास हुआ था। अब यह जो एक्ट था यह एक एक्ट बना, कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट जो है 1948 में पास हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसमें 1975, 1984, 1989 में कुछ जो है आवश्यक संशोधन किए गए। यह एक्ट पास हुआ 1948 में ही, बट इसमें जो है संशोधन क्यों किया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो बनने में ही जो है 2 साल का समय लग गया था। तो एक बात आप समझ लीजिए कि 1948 में तो हमारे देश में उतना ज़्यादा जो है अपना पावर पर नहीं था, अभी संविधान भी हमारा लागू नहीं हुआ था। तो उस समय ही अगर कोई एक्ट बना होगा तो जाहिर सी बात है उस समय बहुत सारे एक्ट जो है अंग्रेज वाला था, तो कहीं ना कहीं उसमें संशोधन करके जो है एक भारत के तरह जो है बनाने की कोशिश किया गया होगा। तो यह 1975 में, फिर इसके 9 साल बाद 1984 में, फिर इसके 5 साल बाद 1989 में कुछ आवश्यक जो संशोधन होना चाहिए उसको किया गया। संशोधन के मतलब होता है कि कुछ चेंजेज करना, अमेंडमेंट करना, ठीक है। तो ये तो समझ गए। कर्मचारी राज्य बीमा योजना पूरे देश में कार्यरत है, ठीक है, यह पूरे देश में कार्यरत है। 1975 के संशोधन के बाद इसमें शक्ति का उपयोग करने या नहीं करने वाली फैक्ट्री जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हो उनको भी शामिल कर लिया गया। अब जब 1975 में संशोधन किया गया तो इसमें यह संशोधन किया गया कि जितने भी छोटे बड़े कंपनी फैक्ट्रीज है अगर उसमें कम से कम 10 कर्मचारी भी है या इससे ज़्यादा है तो उनको जो है इसके अंदर शामिल कर लिया गया। मतलब अगर कोई फैक्ट्री है या कोई कंपनी छोटा सा भी है, उसमें 10 एम्प्लॉय भी है, 10 कर्मचारी भी है, तो जो है इसको शामिल किया गया कि 10 कर्मचारी वाला भी कंपनी जो है अपने कर्मचारियों को बीमा करेगा और करना होगा, ठीक है। तब जाके जो है इसमें जो है 10 छोटे बड़े कंपनियों को भी शामिल किया गया। इसमें जो है संशोधन करने के बाद इसमें जो है शक्ति जो है दिया गया कि कम से कम 10 कर्मचारी भी है तो आपको जो है बीमा करना पड़ेगा, किसका, कर्मचारी का। इसके अलावा दुकानों, सिनेमा घरों, होटल, रेस्टोरेंट आदि में कार्यरत कर्मचारियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग देखे हैं कि 1985 के बाद 1975 के बाद 84 फिर 89 संशोधन किया गया। तो माय डियर आप लोग को समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे इसमें संशोधन यहाँ तक कर लिया गया कि दुकान में काम करने वाले, सिनेमा हॉल में, होटल में, रेस्टोरेंट में जो भी कार्यरत कर्मचारी है इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। चलिए, बीमित व्यक्ति, इंश्योरेंड व्यक्ति, इंश्योरेंस से जो लैस व्यक्ति है जिसका बीमा हो चुका है वो जो है बीमित व्यक्ति को बीमारी हो, दुर्घटना हो, गर्भ अवस्था के दौरान प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता एवं मेडिकल सुविधाओं को निम्न स्रोत होते हैं। मतलब
मतलब एक व्यक्ति जो कर्मचारी है, अगर उसको कोई बीमारी होता हो या कोई दुर्घटना हो जाता हो, या गर्भ अवस्था में, अगर महिला है तो गर्भ अवस्था में होगी, तो उसको जो इस दौरान दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता और मेडिकल सुविधा होता है वह जो है कहाँ से मिलता है, ये चीज़ें आपके सवाल में होगा। चूँकि कोई व्यक्ति का अगर 10,000 15,000 का महीना है, 15,000 का, तो उस व्यक्ति को मान गए 2 साल काम किया कंपनी में और उसको जो है कोई दुर्घटना हो गया, सड़क एक्सीडेंट हो गया, तो उसको जो है वित्तीय सहायता हो, आर्थिक सहायता हो या मेडिकल सुविधा उसे कहाँ से मिलेगा, किन स्रोतों से मिलेगा? तो यही है, निम्न स्रोत होते हैं इनके आर्थिक सहायता के और जो है इनके मेडिकल सुविधा देने के। कौन कौन से जो है स्रोत है देख लीजिए। कर्मचारी के मासिक वेतन से काटे जाने वाला हिस्सा। अब कुछ न कुछ परसेंट जो है हर एक कर्मचारी जो भी काम करता है किसी कंपनी में, तो मान गए कि उसको अगर कंप्लीट अगर उसका जो है 18,000 सैलरी टोटल अगर बनता है, तो इसमें से कुछ परसेंट जो है काट लिया जाता है। मान गए 16,000 दिया गया, इस 16,000 में 2,000 पीएफ काटा जाएगा, मेडिकल काटा जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको 16,000 हाथ में दे दिया और बाकी के 2,000 आपका जो है जमा होगा, जो आपको मिलता है। तो यही जो है कर्मचारी के मासिक वेतन से काटे जाने वाला हिस्सा से मिलता है ये, ठीक है। नियोक्ता एम्प्लॉयर द्वारा मासिक रूप से जमा कराए जाने वाला हिस्सा। अब कोई भी व्यक्ति काम करता है तो आपको ये जानना चाहिए कि आपका सैलरी में से, खुद के सैलरी में से भी कुछ कटता है और कुछ आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी भी कुछ हिस्सा जो है देता है। मान गए आपका वेतन है 18,000, ठीक है। इस 18,000 में से 1,000 रुपया आपके सैलरी में से कट जा रहा है प्रत्येक महीने और आपको हाथ में 17,000 मिल रहा है, ठीक है। तो आपको कितना हो गया, इन हैंड 17 मिल रहा है, लेकिन आपका सैलरी कितना है 18। तो इसमें से जो 1,000 जमा हो रहा है, तो इस 1,000 में अगर आपके सैलरी से 1,000 जा रहा है तो जो है आपके कंपनी भी जो है इसमें कम से कम 500 रुपया अगर जमा करेगी तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 1,500 रुपया हो जाएगा। 1,000 तो ये आपका होगा, ठीक है, जो सैलरी से कट रहा है। तो 1,000 ये हो गया, 500 यह कंपनी पर महीने देगी, तो 1,500 पर महीने आपका कहाँ स्टोर हो रहा है, ईएसआई में, एम्प्लॉयर इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में जमा हो रहा है यह 1,500 रुपये, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो यही कहता है कि कर्मचारी के मासिक वेतन से काटे जाने वाला हिस्सा, साथ में जो एम्प्लॉयर है जो रखा है व्यक्ति को, कर्मचारी को, वह जो है मानसिक रूप से जमा कराता है तो उसका हिस्सा, ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा कॉरपोरेशन द्वारा दी जाने वाली सहायता। अब होता यह है कि जो कर्मचारी राज्य बीमा कॉरपोरेशन है, जिस भी कंपनी कोई बीमा करती है तो उसके द्वारा भी सहायता दिया जाता है, ठीक है। और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता। अब जिस भी स्टेट में आप काम कर रहे हैं, जहाँ भी आपका एम्प्लॉय जो है आप हैं जहाँ का भी, उस स्टेट से भी जो है कुछ न कुछ अंश जो है दिया जाता है, सहायता किया जाता है। तो ये सब जो है आपके स्रोत होता है जहाँ से व्यक्ति को ये सब जो है बाद में अगर ज़रूरत पड़ता है, जैसे बीमारी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई गर्भवती महिला हो गई, ठीक है, तो इस कंडीशन में व्यक्ति को जो काम छोड़ देता है, नहीं जा पाता है, तो क्लेम करता है, अप्लाई करता है, तो उसको जितना भी हिस्सा जो है उसका बनता है वह उसको मिलता है और कुछ जो है वित्तीय सहायता भी दिया जाता है और साथ में मेडिकल जो है दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब हिस्सा है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने पड़ेंगे, एक चीज़ आपको यहाँ पे समझने पड़ेंगे, क्या चीज़ है, राज्य सरकार भी कुछ इसमें देती है। अब देख लीजिए, इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति के वेतन में मासिक रूप से कुल वेतन का इतना % काटा जाता है। अब आप लोग समझ लीजिए, इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति के वेतन में से मासिक रूप से कुल वेतन का इतना % काटा जाता है। अब समझिए आप लोग, मैं बता देता हूँ कि आपको वेतन से काटना कम है। मान गए ऊपर हम लोग देखे हैं ना कि जो कर्मचारी है उसके वेतन, मूल वेतन में से कुछ कटता है तो वह हिस्सा होगा। उसके बाद जो है आपके कंपनी देगी, एम्प्लॉयर जो है वह देगी, नियोक्ता जो है जो नियुक्ति किया है वह कुछ हिस्सा जो है डोनेट करेगा आपके नाम पर, ठीक है। उसके बाद सरकार का कुछ हिस्सा देगा, उसके बाद राज्य बीमा कॉरपोरेशन वह कुछ सहायता करता है और ये सब मिलाकर जब आपको ज़रूरत पड़ता है तो उस समय मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, मान गए आपका वेतन जो है, मान गए हम 15,000 रुपये हैं, ठीक है, 15,000 रुपये है, समझ गए। 15,000 का 1.7% आप लोग निकालिए कितना होता है, ठीक है। इसका 7% आप लोग निकालिए कितना होता है, इससे ये कट जाएगा, समझ गए। 2 शून्य हटाने के लिए नीचे 100 दीजिए, ओके, 1 से 1 हटा दीजिए। अब आप लोग जो है ये हो गया 0.5 में 175 से गुना कर दीजिए, समझ लीजिए कितना हो जाएगा। इतना जो है 15,000 पर आपके मूल वेतन से इतना कटेगा, ठीक है ना।
यानी अगर 175 में 1.5 से गुना करिए, इतना से गुना करिए, जितना भी अगर आ जाए आपके लगभग कितना आएगा समझ लीजिए लगभग कितना आएगा आप लोग समझ लीजिए इतना, ठीक है ना। और ये 175 का आधा कर दीजिए, कितना होता है आपका 175 का आधा, ठीक है ना। 175 के आधा कितना होता है माय डियर, तो 175 के आधा मतलब 75 और 12 लगभग आपके 87-88 रुपये, ठीक है ना। तो 100 आप समझ लीजिए 87-88 रुपये, यानी 175 में 88 प्लस कर दीजिए तो इतना रुपये जो है आपको यह प्रत्येक महीने आपके वेतन से कटते हैं, ठीक है। लगभग समझ लीजिए कि मानिए 250 रुपये मानिए आपके वेतन से जो है जमा हो रहे हैं प्रत्येक महीने। अब ये 250 रुपये आपके वेतन से जमा हो रहे हैं, ठीक है, ये आपके वेतन का हुआ। लेकिन कंपनी कितना दे रही है, तो कंपनी को देना है 4.5%, ठीक है। अब यह आंकड़ा हो सकता है अभी बढ़ाएगा घटा सकता है, देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यह जो है इतना जो है 4.7% जो है यह जो है कंपनी को देना है, कंपनी को डोनेट करना है। जैसे 15,000 है, ठीक है, 15,000 मैं 15,000 मानता हूँ, ठीक है, 15,000 मानता हूँ, 15,000 चूँकि 15,000 पर हम 10,000 मानिए, 10,000 पर आसान रहेगा कैलकुलेशन करना। 10,000 4.75 है, ठीक है, 4.75 है, समझ गए, ठीक है। यहाँ पे 4.75 है, समझ गए। इसको आप लोग 100 कर दीजिए परसेंट में निकालने के लिए, ठीक है ना। और इसको जो है इससे ये दोनों को काट दीजिए, इसको उड़ा दीजिए और ए हो जाएगा हमारा 100 से दे देंगे, ए से ए कट जाएगा, ठीक है। कितना बच गया 475 रुपये, यानी 10,000 पर अगर आपका सैलरी 10,000 है तो आपके 10,000 पर 475 रुपये आपके जो है कौन जमा करेंगे, कंपनी देंगे, ठीक है। जबकि 175 रुपये कौन देंगे, 175 रुपये आपके होंगे और प्लस 475 रुपये कंपनी देगी। कितना हो जाएगा 0 7 7 14 1 5 हाथ में 1, ये 650 रुपये। महीने के 10,000 वेतन पर मैं कैलकुलेट किया हूँ, तो अगर आपका 10,000 वेतन है तो महीने के आपका वेतन से कटा हुआ इतना परसेंट और आपके कंपनी इतना परसेंट देना चाहिए, और यह 650 रुपये पर महीने आपके जमा होंगे। अब ये तो हो गया आपका और आपके कंपनी का, लेकिन 650 में कुछ अंश जो है सरकार, गवर्नमेंट सरकार भी अपना देती है, ठीक है। तो लगभग जानिए कि वही 800 से 1,000 रुपये आपके पर महीने, 1,000 10,000 का सैलरी है तो लगभग 800 से 1,000 रुपये आपके जमा हो रहे हैं अलग से, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये समझ गए कि कितना परसेंट कहाँ से कटना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कर्मचारी राज्य बीमा में के अंतर्गत अन्य लाभ। अब अन्य लाभ में क्या क्या होता है, कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत क्या क्या लाभ होते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो भी बीमित व्यक्ति है जिसका बीमा हुआ है उसको निम्न लाभ दिए जाते हैं। क्या क्या लाभ दिए जाते हैं, जिसका ESI कार्ड बना होता है, आप लोग को पता होना ESI, ठीक है ना, ESIS जिसका कार्ड बना होता है तो उसको जो है चिकित्सीय लाभ, मेडिकल बेनिफिट मिलता है इस योजना के अंतर्गत। अस्वस्थता मतलब बीमारी के लाभ मिलता है, बीमारी में बेनिफिट मिलता है। विकलांगता लाभ, डिजेबिलिटी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। मातृत्व बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। दाह संस्कार हेतु लाभ दिया जाता है और पुनर्वास संबंधी लाभ, रिहेबिलिटेशन बेनिफिट दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है ये सब के सब क्या है कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत जो है दी जाने वाली लाभ है। एक बार और देखिए, मेडिकल बेनिफिट मिलता है, सिकनेस बेनिफिट मतलब बीमारी से संबंधित लाभ यहाँ पे दिया जाता है, विकलांगता का लाभ दिया जाता है, मातृत्व लाभ दिया जाता है, दाह संस्कार के लिए लाभ दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आप लोग देखिए पुनर्वास संबंधी लाभ के लिए कुछ चीज़ें दिया जाता है और ये सब जो है आपके लाभ हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में आज कंप्लीट हम लोग देख लिए, कब इसमें अमेंडमेंट हुआ, कब यह एक्ट आया, ये सब चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इधर इंग्लिश दिया गया है, जो लोग इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यह कितना कितना कौन जो है अपना कोऑर्डिनेट करता है, आपके सैलरी से कितना कटना चाहिए, आपके कंपनी को कितना जो है देना चाहिए योगदान इसमें, तो ये सारे चीज़ आपको लिखना पड़ेगा इसके नॉलेज के बारे में। क्योंकि आप इसके करने के बाद आप जॉब में जाएंगे, तो जॉब में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि हमारे सैलरी से कितना कट रहा है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में है तो सरकार हमें कितना दे रही है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में है तो कंपनी हमें कितना दे रहा है, ठीक है। तो ये सब पता होनी चाहिए।
और ये सब सारे चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो सारे लाभ भी यहाँ पे बता दिए कि इस योजना का लाभ जो है कहाँ कहाँ मिलता है। तो इन सब चीज़ों में जो है आपके लाभ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान से देख लिए। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में।